प्रिय आत्मीयजनों, देश की इस नई लोकसभा में अच्छे लोग कैसे पहुँचें, इस पर हम लोग जो चर्चा अब तक लगातार करते आ रहे हैं, उसके 13वें अंक में आज आपका स्वागत है। इधर हमने होली मनाई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। 23 मार्च को शहीद दिवस था। शहीदों, जो 7 लाख शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने का दिन था। लेकिन अब जो समय है उसमें केवल उनको याद करने से काम नहीं चलेगा, उनको केवल श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। उनके जो सपने थे, जिन सपनों के लिए उन्होंने खुशी खुशी शहादत दी, कुर्बानी दी, उनके सपनों को जन जन तक पहुंचाने का समय है और उस पर काम करने का समय है। हम उनके सपने पूरी तरह से भूल गए हैं। इसीलिए आज ये हो रहा है कि किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। 70-80% बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। नकल का बोलबाला है। फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। बच्चे इम्तहान नहीं देते और उनको सर्टिफिकेट और डिग्रियां दे दी जाती हैं। पूरी नई पीढ़ी में घुन लग रहा है। मरीज़ों को अस्पताल में 2-2, 4-4 महीने के बाद गंभीर बीमारियों में डेट मिल रहे हैं। इतनी कमी है अस्पतालों की। केवल पेशेंट की बीमा करा देने से काम नहीं चलेगा। अस्पताल तो उतने होने चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जो पैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में लगने चाहिए थे वो मूर्तियों में लग रहे हैं, वो बड़े बड़े आडंबरों में लग रहे हैं, वो चुनावों में खर्च हो रहे हैं, विज्ञापनों में खर्च हो रहे हैं और बड़े बड़े गैर ज़रूरी स्ट्रक्चर्स में खर्च हो रहे हैं। एक पार्टी आती है तो अपने तरह के खर्चे फालतू के करती है, दूसरी पार्टी आती है तो दूसरे अपने तरह की फालतू खर्चे करती है और जनता का ध्यान इधर उधर भटकाए रहती है, ताकि ये जो पार्टियों का डिक्टेटरशिप है ये चलता रहे। हमारे उन शहीदों ने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में पार्टियों का डिक्टेटरशिप आएगा। उन्होंने सोचा था जनता का राज्य आएगा, जनता के पास सत्ता होगी। लेकिन जब जनता को पता ही नहीं है कि सत्ता उसके पास है, तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। किसको किसको क्या क्या कहें, दुष्यंत कुमार का वो शेर याद आता है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई ज़मानत पर रिहा है और कोई है फरार। सब जैसे कुएं में भांग पड़ी है। हम लोग जब ये सब बातें कहते हैं तो लोग कहते हैं तो आप आदर्शवादी हैं। यह आदर्शवाद है। सब लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, सब लोगों को अच्छी चिकित्सा मिल जाए, किसानों को आत्महत्याएं न करनी पड़े, यह आदर्श है। यह जीवन की सबसे पहली ज़रूरत है। अब जीवन की ज़रूरतें भी आदर्श की बात होने लगी। एक साधन विहीन व्यक्ति इस देश में कितना निरीह है, कितना असुरक्षित है, यह जो जी रहा है वही भोग रहा है, वही जान रहा है। इसलिए जैसा कि संविधान सभा ने संविधान बनाया, उसमें पार्टियों का कोई जिक्र नहीं था। उन्हें यह डर जरूर रहा होगा कि पार्टियों की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, और आई। आज जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम चुनते तो जनप्रतिनिधि हैं, अपने प्रतिनिधि हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या किसी मुद्दे पर लोकसभा या विधानसभा में बहस करते समय वे आके हमसे पूछते हैं कि इस पर हम क्या राय दें? हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपकी बात वहाँ पहुँचाने के लिए गए हैं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या इस विषय पर राय दें? कोई नहीं पूछता। हर आदमी अपने पार्टी के हाईकमांड, पार्टी के आका के विप या डायरेक्शन पर वोट दे देता है। तो ये पार्टियों की गुलामी हो गई। ये पार्टियों की गुलामी आपको ख़त्म करनी है अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्टियों को दरकिनार करिए। संविधान ने यह नहीं सोचा था कि पार्टियों की स्थायी सरकार हो। पार्टियां कहती हैं अगर हम नहीं आएंगे तो क्या होगा। संविधान ने तो नहीं सोचा था कि पार्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा।
संविधान सभा ने तो नहीं सोचा था। वहाँ तो यही सोचा गया था कि किसी भी क्षेत्र का जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा वही चुनकर विधानसभा या लोकसभा में जाएगा, और वो जो अच्छे लोग जिस व्यक्ति को ज़्यादा बहुमत से कहेंगे कि यह लीडर हमारा हो, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसको पूरे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पूरे देश का अगुवा बनना है, न कि किसी पार्टी का। वो पार्टी का हेड होकर के, पार्टी का लीडर होकर के वहाँ जाता है और केवल अपनी पार्टी की बात करता है, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल तक काम करता है। ये कैसा लोकतंत्र है? और जैसे परिवार का मुखिया होता है वैसा वो प्रदेश या देश का मुखिया होता है। तो क्या परिवार या देश का मुखिया, परिवार का मुखिया पार्टी लीडर होगा? वो तो जितने परिवार के सदस्य हैं सबको लीड कर रहा है डेमोक्रेटिक तरीके से, सबकी राय जान करके सबके लिए करेगा, जो भी संसाधन होंगे उनका सबके लिए इस्तेमाल करेगा, और सबको आगे बढ़ाने के लिए सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए व्यवस्था करेगा। तो जैसे एक परिवार का लीडर होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश या देश का लीडर होना चाहिए। परिवार के मुखिया का चुनाव क्या ऐसे ही होता है जैसे देश के आजकल जनप्रतिनिधियों के और एमपीज एमएलए के चुनाव में होता है? क्या परिवार का मुखिया होने के लिए बड़े बड़े बैनर्स, कटआउट्स और पैसा शराब बांटने की बात होती है? ये सब जो आजकल तमाशे हो रहे हैं, जनतंत्र को छला जा रहा है, जनतंत्र का चीर हरण किया जा रहा है, इससे आपको बचाना है। और अगर आप इस जनतंत्र के होते हुए चीर हरण में केवल मूक दर्शक बने रहे तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को कटते हुए देखना है। गोपाल दास नीरज जी ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा जो बहुत हिट हुआ, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। लेकिन मैंने नीरज जी से कहा भी था कि मैं आपके इस गीत से सहमत नहीं हूँ, भले ही ये कितना भी लोकप्रिय हो और कितना भी लोग इसे लाइक करते हो। ये गुबार देखना, और ये पूरा देश इस समय केवल गुजरते हुए कारवें का गुबार देख रहा है। मैंने उनसे कहा था कि अगर, और मेरे गज़ल में फिर वो शेर में भी आया कि अगर वो कारवां ज़रूरी मुद्दे के लिए था तो उसके साथ हो लीजिए, और अगर वो कारवां लूटपाट का, गैर ज़रूरी मुद्दे का, उद्दंडता का और तमाशे का था, नुमाइश का था, देश के नुकसान का था, तो उसका विरोध करिए। ये केवल गुबार देखने वाली प्रवृत्ति जो हमारे देश में हो गई है, ये बड़ी खतरनाक है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो लोगों को विरोधाभासी भी लग सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले 5 साल से, 4.5 साल से जो संविधान कथाएं कहीं, संविधान को जन जन तक पहुंचाने का अभियान किया, जब 3-4 घंटे की गाँव में भोले भाले लोगों के बीच संविधान कथाएं होती हैं, उनके आंखों से जो अश्रुधारा बहने लगती है, लोग रोने लगते हैं, खास करके बूढ़ी आंखें। तो उसके बाद लोगों ने, जब हम लोग ये बात कहते थे राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब की कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा, तो लोग कहते थे कि ऐसी कोई आजकल पार्टी ही नहीं है जो ऐसे लोगों को टिकट दे। तब हम लोगों ने 2016 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय संविधान दल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दिया। उसका नाम भारतीय संविधान दल तो नहीं मिला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा संविधान तो सबका है, लेकिन नाम मिला सर्वोदय भारत पार्टी, जो हम लोगों की दूसरी चॉइस थी। तब लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि आप लोग तो चाहते हैं कि पार्टियों का दलदल ना हो, और आप लोगों ने खुद पार्टी बना ली, यह है विरोधाभास की। लेकिन ये विरोधाभास नहीं है। हम लोगों की पार्टी एक तरह से उस क्षेत्र के सबसे अच्छे लोगों की इंडिपेंडेंस का समुच्चय है, कॉम्बिनेशन है, ये हाथ में हाथ
पकड़ करके एक ग्रुप है, यह ट्रेडिशनल सब अर्थों में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई का एक आंदोलन है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इंडिपेंडेंट्स को चुनाव लड़ने में इलेक्शन कमीशन अभी भी तमाम असमानता कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहा है। इवन रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ में भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहा है। रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ को तमाम सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि उनको चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए मिल जाता है। टीवी रेडियो पे जब बहस होती है तो केवल रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ को बुलाया जाता है। रजिस्टर्ड पार्टी जो नई पार्टियां हैं, उभरते हुए बच्चे को और ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ उभरते हुए बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तुम चिल्लाते रहो, रोते रहो, चीखते रहो। तो इलेक्शन कमीशन और ये इस देश के जो चुनाव के कानून हैं उनमें अभी बहुत परिवर्तनों की ज़रूरत है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई गई, तो जो प्रतिनिधि अब संसद या विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छे प्रतिनिधि जिनको हम लोग ढूंढ ढूंढ करके प्रत्याशी बना रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह इलेक्शन के 6 महीने पहले मिल जाता है और प्रचार का अपना एक माध्यम बन जाता है। तो हम लोगों की ये पॉलिटिकल पार्टी एक पुल के रूप में है आजकल की गलत व्यवस्था और गलत लोगों की सुविधा के लिए बनी हुई व्यवस्था और सही लोगों की व्यवस्था के बीच का। और एक शेर है जो बहुत ज़मीर हसन साहब का, ज़मीर हसन साहब वो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस का गज़लों में अनुवाद किया है। तो उनका एक शेर है कि कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। तो हम लोगों ने यह जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, यह ऐसा ही एक कांटा है जो अब तक की जो राजनीतिक पार्टियों का कांटा है, जो चुभ गया है, उसको निकालने के लिए। और हम लोग कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी दुर्गुण हैं वह इसमें नहीं रहेंगे। तो इसलिए यह पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने है, सर्वोदय भारत पार्टी। पूरे देश में इसका फैलाव हो रहा है और आशा और विश्वास है कि अब सर्वोदय भारत पार्टी और इस जैसे और तमाम इस विचारधारा के लोगों की पार्टी या इस विचारधारा के लोगों के जो निर्दल प्रत्याशी हैं, पब्लिक इस बार इस चुनाव में उन पर ज़्यादा ध्यान देगी। आचार संहिता लागू हो चुकी है इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ, लेकिन आचार संहिता का जितना पालन प्रत्याशियों और पार्टियों को करना है, उतना ही बल्कि और ज़्यादा पालन इलेक्शन कमीशन को भी करना और कराना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ठीक से अधिकारियों की, कर्मचारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई। बहुत जगह वो एक्सेसेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो मुस्तैदी से चुनाव कराना चाहता है, उसकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रेनिंग और वो भावना नीचे के कर्मचारियों तक पास ऑन ना होने की वजह से कई गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे जब प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की चीज़ें हटाई जा रही हैं, अगर वॉल राइटिंग और जगहों से, तो जो अगर किसी के घर पर उसकी सहमति से किसी प्रत्याशी का नाम लिखा हुआ है, उसे भी अगर पोत दे रहे हैं, यह तो नहीं ठीक है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लोगों को ठीक से गाइड करना चाहिए, आचार संहिता का ठीक से उस पर विचार पहुंचाना चाहिए कार्यकर्ताओं तक। इसी तरह से और भी बहुत सारी कमियां रह रही हैं। बड़े दलों और जो पार्टी इन पावर है, उसके दबाव में बहुत उनके तमाम सारे आचार संहिताओं का उल्लंघन अनदेखा किया जा रहा है और तमाम सारे छोटे प्रत्याशी और छोटे दलों के अकारण ही आचार संहिता का उल्लंघन
का उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो यह सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को और संवेदना के साथ काम करना चाहिए। लखनऊ की जो हमारे भाई बहन प्रियजन आत्मीयजन हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि इस चुनाव में हम आपके प्रत्याशी हैं, आपके दिलों में आप हैं और बाद में भी रहेंगे, लेकिन बहुत कम संसाधनों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि हम हर घर ना आ पाएँ। हम लोग त्यागार्चना से चुनाव लड़ रहे हैं। त्यागार्चना मतलब देश के लोकतंत्र को, जनता को खुशहाल करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम त्याग कर रहे हैं और अर्चना कर रहे हैं। हम अपने समय का त्याग और अर्चना कर रहे हैं। हम अपने छोटे छोटे संसाधनों का त्याग और अर्चना कर रहे हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि आप ही के त्यागार्चना और सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में हम आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर ना भी पहुंच पाएँ तो भी आप अपने दिल में रखिएगा और उसी अनुसार आगे अपने स्टेप्स लीजिएगा। बहुत सारे घरों में मेरी किताब संविधान की है, जागो गणराज्य जागो संविधान कथा की। 2016 में जो पुस्तक मेला लगा था लखनऊ में, मोती महल लॉन्स में, वह संविधान को ही समर्पित था। मेरे अनुरोध पर आयोजकों ने उसको संविधान को समर्पित किया था और उसमें 20,000 से ज़्यादा संविधान कथा की पुस्तक अधिकांश लोगों को निःशुल्क वितरित की गई थी। कुछ लोगों ने उसके छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए थे, 20 रुपए 10 रुपए। तो वह किताब लोगों के घर घर में है और करीब करीब उस किताब के माध्यम से भी और पिछले 20-25 सालों से यहाँ से मेरे रहने और जुड़ाव के कारण पूरा शहर मुझे अपना मानता जानता है और मैं उस परिवार का एक सदस्य होने के नाते, लखनऊ परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिना प्रचार के भी मुझे जिताएंगे, क्योंकि प्रचार वालों को आपने बहुत देख लिया। अब आप बिना प्रचार वाले को देखिए, आप उसको वोट दीजिए जो प्रचार में करोड़ों अरबों नहीं खर्च कर रहा है, जो बस नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। और मीडिया भी हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि मीडिया में चाहे खबरें हों चाहे विज्ञापन हों, दोनों बहुत महंगे हैं। छोटे छोटे विज्ञापन 4 सेंटीमीटर बाई 7-8 सेंटीमीटर के भी लाखों में हो रहे हैं, कहाँ से आएगा? और अगर हम लोग ये खर्च करेंगे तो फिर कितना हम लोगों को बाद में सांसद निधि से उगाहना पड़ेगा या और जगहों से। तो जब बिना किसी बड़े पूंजीपतियों के सहयोग से या अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए जब संसद में पहुंचेंगे तो सांसद निधि का 100% उपयोग आपके लिए होगा। आप लोग ही एक कमेटी बनाकर तय कर लीजिए, मैं तो जिसमें सारी विचारधारा के लोग हों, सारी पार्टियों के लोग हों, और वो कमेटी तय करे कि कहाँ कहाँ पर संसद निधि से क्या क्या खर्च होना चाहिए। केवल ज़रूरी जगहों पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे, जो जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, जिन अस्पतालों में, कि उनके देख रेख के लिए व्यवस्था हो। गरीब से गरीब शिक्षा, स्लम्स के बच्चों को सबकी व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी है। तो आइए एक बार फिर व्रत लें, प्रतिज्ञा करें 23 मार्च को शहीद दिवस था कि उनके सपनों के अनुसार देश बनाने के लिए ही इस बार वोट देंगे। इस बार केवल और केवल शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही वोट देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को 125 करोड़ लोगों तक आप फैलाएंगे। आप केवल सुनकर चुप नहीं रह जाएंगे, आप इस परिवर्तन का माध्यम बनेंगे और अधिक से अधिक लोगों को कहेंगे, फैलाएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, क्योंकि ये चीख आज बहुत ज़रूरी है। अब आपकी आवाज़ न मीडिया सुनती है, न ये आका सुनते हैं, और आपकी चीख को आपस में ही एक दूसरे को सुनाना है। अपने दर्द को अब चुप रह कर घूंटना नहीं है। मेरी गज़ल का एक शेर है, उसी के साथ ये बात ख़त्म करता हूँ कि दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा। दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर उजाला करना होगा। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर उजाला करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। नमस्कार।